CH311 हीर की मासूमियत। ये शिवाय ने भी हमें कहाँ फंसा दिया। वरदान ने शिवाय को आवाज लगाकर अपने पास बुला लिया और पूछा, अंडस्को, तुमने एंकर के लिए सांझ को क्यों चुना? शिवाय बोला, अंडस्को, अरे पापा जी मेरा बजट बहुत कम है, इसीलिए मैंने सांझ को एंकर बना दिया। अब देखो ना, मैंने तो विनर भी पहले से ही डिसाइड किया हुआ है। इतना कहकर शिवाय हंसने लगा और शिवाय को हंसता हुआ देखकर वरदान और वंशिका भी हंसने लगे। अब आगे शिवाय ने कहा, अंडस्को, बस बस हंसने की जरूरत नहीं है, मुझे प्लान में सारे घर के लोग चाहिए, बाहर वाले पर मैं यकीन नहीं कर सकता। तभी वंशिका बोली, अंडस्को, हाँ लेकिन तीसरा जज कौन होगा? शिवाय बोला, अंडस्को, चाचू और कौन? वैसे मना तो चाचू भी कर रहे थे, लेकिन आप तो जानती हो अपनी जमाई के टैलेंट को, मैंने चाचू को मना लिया। पर्दे के पीछे हीर खड़ी हुई घबरा रही थी, उसे वक्त पर्दे के पीछे कोई नहीं था। हीर को तो स्टेज देखकर ही डर लग रहा था। स्टेज पर सांझ खड़ी थी जो एंकर का काम करने वाली थी और वहां बहुत सारे लोग आए हुए थे। उन्हें देखकर हीर को घबराहट हो रही थी और तभी हर्षवर्धन ने उसे पीछे से गले लगा लिया। हर्षवर्धन ने अपनी चिन हीर के कंधे पर रखकर कहा, अंडस्को, ओ पीहू की मम्मी, मैंने कहा ना तुम इस कंपनी की मालकिन हो और कंपनी के मालकिन होकर डर रही हो। डरो मत, तुम कर सकती हो, कुछ करना नहीं है, बस इतराकर कैटवॉक करनी है। हीर ने पलटकर हर्षवर्धन को गले लगा लिया और हर्षवर्धन हीर की कमर को रब करने लगा। हर्षवर्धन ने कहा, अंडस्को, हीर तुम डरोगी तो शिवाय की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। डरो मत, ये तो बिल्कुल ही मत सोचो कि तुम ये कंपटीशन हार जाओगी, तुम्हें जीताने के लिए तो शिवाय कुछ भी कर सकता है। हीर ने हर्षवर्धन की तरफ नम आंखों से देखा और बोली, अंडस्को, मुझे हारने का डर नहीं है, मैं जानती हूँ कि शिवाय भैया ने ये कंपटीशन मुझे जिताने के लिए ही रखा है, पर फिर भी मुझे डर लग रहा है, मैं इतने सारे लोगों के सामने चल नहीं पाऊंगी। हर्षवर्धन ने हीर को अपने से दूर किया, उसके माथे को चूमकर बोला, अंडस्को, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं, मैं हूं ना, तुम कर लोगी, ठीक है, समझ रही हो ना। अब मैं जाता हूं वरना शिवाय बुलाने आ जाएगा। हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी और हर्षवर्धन बैक स्टेज से फ्रंट स्टेज पर आ गया। हर्षवर्धन जाकर जज की कुर्सी पर बैठ गया, जहां पहले ही वरदान और वंशिका बैठे हुए थे। हर्षवर्धन को इस वक्त बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वो हंसा नहीं। वरदान ने भी हाथ फैला कर का कहा, अंडस्को, ये शिवाय ने भी हमें कहाँ फंसा दिया। वहीं दूसरी तरफ एक रूम में नैना कपूर बैठी थी। नैना कपूर बहुत सुंदर लग रही थी और उसने काफी हॉट ड्रेस पहनी हुई थी। तभी एक लड़की उसके कमरे में आई और बोली, अंडस्को, मैम ये आपकी सैंडल। नैना कपूर ने उस लड़की को बड़े एटीट्यूड के साथ देखा और फिर उसने मैनेजर की तरफ देखा। नैना कपूर के मैनेजर ने उस लड़की से कहा, अंडस्को, मैडम की सैंडल यही है, ये किसी और की होगी, ले जाओ। उस लड़की ने अपने हाथ में पकड़े हुए बॉक्स को देखा तो उसमें हिना बाजवा लिखा हुआ था। लड़की बोली, अंडस्को, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। इतना कहकर वो जाने लगी और तभी नैना ने उस लड़की को रोकते हुए कहा, अंडस्को, रुको। वो लड़की रुक गई। नैना कपूर ने उस लड़की से कहा, अंडस्को, ये सैंडल किसकी है? वो लड़की बोली, अंडस्को, गलती हो गई, ये तो हिना बाजवा की है। नैना कपूर ने अपने मैनेजर की तरफ देखा तो मैनेजर बोला, अंडस्को, मैम हिना बाजवा अभी अभी इंडस्ट्रीज में आई है और सुना है कि जब से मिस्टर हर्षवर्धन रघुवंशी की वाइफ की डेथ हुई है, उस दिन से वो हिना बाजवा के काफी करीब है। क्योंकि हिना बाजवा की शक्ल उनकी बीवी से काफी मिलती जुलती है, हिना बाजवा आपको टक्कर दे सकती है। नैना कपूर ने खुद को मिरर में देखा और इतराकर बोली, अंडस्को, नैना कपूर को कोई टक्कर दे, आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। नैना कपूर ने उस लड़की को इशारों में अपने पास बुलाया और वो लड़की नैना कपूर के पास आ गई। नैना कपूर ने अपने मैनेजर की तरफ देखकर इशारा किया और मैनेजर ने अपने बैग में से एक नोटों की गड्डी निकालकर उस लड़की को दे दी। उस लड़की ने इतने सारे नोट देखे तो समझ गई कि नैना कपूर उससे कुछ काम करवाना चाहती है।
उस लड़की ने वो पैसे ले लिए। नैना कपूर बोली, अंडरस्को, तुम्हें समझ आया कि क्या काम करना है? उस लड़की ने ना में गर्दन हिला दी। नैना कपूर अपने पैर पर पैर रखकर बोली, अंडरस्को, हिना बाजवा की सैंडल तोड़ दो। उस लड़की की आंखें हैरानी से फैल गई। नैना कपूर ने उस लड़की को देखा तो उठते हुए बोली, अंडरस्को, तुमने इतने पैसे अपनी जिंदगी में नहीं कमाए होंगे। अगर तुम्हें ये नोटों की गड्डी चाहिए तो मेरा काम तो करना पड़ेगा। इस सैंडल को ऐसे तोड़ना ताकि जब वो सैंडल को पहनकर रैंप पे वॉक करे तब वो स्टेज पर गिर जाए, समझी? उस लड़की ने हाँ में गर्दन हिला दी और जाने लगी। तभी नैना कपूर ने कहा, अंडरस्को, रुको, मेरे सामने तोड़ो। वो क्या है ना, मुझे किसी पर यकीन नहीं। इतना कहकर नैना ने एक शैतानी मुस्कुराहट उस लड़की को पास की और उस लड़की ने भी बॉक्स खोलकर हिना बाजवा की सैंडल में कट लगा दिया। वो कट ऐसा था जिसे पहनकर अगर कोई चलता तो गिर जाता। वो लड़की सैंडल लेकर उस कमरे से बाहर आ गई और कॉरिडोर से जाने लगी और तभी उसकी टक्कर शिवाय से हो गई। थोड़ी देर बाद कंपटीशन का पहला राउंड शुरू हो गया। कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने वाली सारी कैंडिडेट एक एक करके कैटवॉक करती हुई सबके सामने आकर अपना इंट्रोडक्शन देने लगी। आज कंपटीशन का पहला राउंड था, इसीलिए शिवाय ने रूही, वीरा, आर्या और दृष्टि को भी इनवाइट किया था। वो सब भी ऑडियंस में बैठी हुई कैटवॉक देख रही थी। उन चारों को किसी से कोई मतलब नहीं था, वह तो बस वहां अपनी चाची के लिए बैठी हुई थी। वो अपनी चाची का इंतजार कर रही थी, लेकिन अभी तक हीर स्टेज पर नहीं आई। ऑलमोस्ट सारी कैंडिडेट जाकर अपना इंट्रोडक्शन दे चुकी थी, लेकिन हीर अभी तक नहीं आई। आखिरकार नैना कपूर भी स्टेज पर आ गई। नैना कपूर ने एक ब्लैक कलर का गाउन पहना हुआ था, बहुत अच्छे से मेकअप किया हुआ था। नैना कपूर सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वहां बैठी रघुवंशी फैमिली अच्छे से जानती थी कि नैना कपूर बाहर से तो बहुत खूबसूरत है और अंदर से उतनी ही काली। नैना कपूर बहुत अमीर थी, उसके बावजूद उसने अपने स्टैंडर्ड से नीचे वाले कंपटीशन को चुना क्योंकि उस कंपटीशन की प्राइस मनी बहुत ज़्यादा थी। नैना कपूर ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट एक दूसरे रीजन की वजह से भी लिया था। नैना कपूर का मॉडलिंग में फिलहाल सिक्का जम नहीं रहा था और इसीलिए उसे एक बड़ा कंपटीशन जीतने की ज़रूरत थी ताकि वो फिर से मॉडलिंग की दुनिया में अपना सिक्का जमा सके। नैना कपूर को लग रहा था कि वो ये कंपटीशन आराम से जीत जाएगी, क्योंकि नैना कपूर सच में उन सारे कैंडिडेट में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन नैना कपूर के दिमाग से ये बात निकल गई कि उसकी सीधी टक्कर इस बार शिवाय रघुवंशी से हुई है, जो उसे एक कदम भी आगे नहीं आने देगा। कंपटीशन जीतना तो दूर की बात। नैना कपूर को देखकर ऑडियंस में तालियां बज गई। सब नैना कपूर को चीयर कर रहे थे और नैना कपूर के चेहरे पर घमंड की मुस्कुराहट आ गई। नैना कपूर ने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, लेकिन फिर भी सांझ ने उसे माइक देते हुए कहा, अंडरस्को, मैम अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नैना कपूर ने माइक लेकर कहा, अंडरस्को, नैना कपूर को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। और नैना कपूर के इसी एटीट्यूड पर फिर से तालियां बजने लगी। सांझ ने मन ही मां नैना को गाली देते हुए कहा, अंडरस्को, ये खुद को समझती क्या है? खैर छोड़ो, मुझे क्या, शिवाय अपने आप देख लेगा। नैना कपूर कैटवॉक करती हुई वापस चली गई और अब एंट्री हुई हीर की। हीर ने एक पीच कलर का गाउन पहना हुआ था, जिसमें उसकी खूबसूरती निखर कर आ रही थी। हीर इस वक्त बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस नहीं था, बल्कि वो तो हर्षवर्धन को देखकर और ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगी। उसके चेहरे की मासूमियत देखकर हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन मन ही मन हीर को देखकर बोला, अंडरस्को, साहिबा डरो मत, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, कैटवॉक करती रहो, तुम कर सकती हो। हीर तो शर्म के मारे हर्षवर्धन को देख नहीं रही थी, लेकिन वो भी मन ही मन बोल रही थी, अंडरस्को, पीहू के डैडी, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी और आपके सामने तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। वही हर्षवर्धन की नज़र हीर पर ही टिकी हुई थी। हर्षवर्धन ने हीर को ऊपर से नीचे तक देखा तो हीर सच में नैना कपूर को बीट करने की हिम्मत रखती थी,
हीर ने जो गाउन पहना था वो एक साइड से कटा हुआ था, जिसमें हीर की थाई नजर आ रही थी। हीर उस ड्रेस में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, फिर भी वो कैटवॉक करती हुई आगे आ गई। सांझ ने हीर को माइक देते हुए कहा, अंडस को आप भी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हीर ने माइक तो ले लिया, लेकिन हर्षवर्धन को सामने देखकर उसकी हवा टाइट हो गई। हर्षवर्धन ही था जो उसे सपोर्ट करता था और हर्षवर्धन के सामने ही हीर सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती थी। हीर कभी भी हर्षवर्धन के सामने ऐसी ड्रेस में नहीं आई थी, लेकिन आज हीर की ड्रेस थोड़ी सी बोल्ड थी, उसमें उसकी थाई और बैक दोनों दिखाई दे रही थी। ऊपर से हीर आंख उठाकर हर्षवर्धन को देख भी नहीं रही थी। हर्षवर्धन ने हीर को ऐसे देखा तो अपनी हथेली अपनी माथे पर मार ली। हर्षवर्धन ने मन ही मन कहा, अंडस को इससे नहीं होगा। शिवाय को कितनी बार मना किया लेकिन माना नहीं। ये सब कुछ कर सकती है लेकिन अपने संस्कार और शर्म नहीं छोड़ सकती। वही सांझ ने हल्का सा हीर को हिलाकर धीरे से कहा, अंडस को चाची इंट्रोडक्शन दो। हीर की आंखों से हल्का सा पानी आ गया, लेकिन हीर ने अपनी आंखें बंद की। उसे वो पल याद आ गया जब नैना और सरफराज ने उसे जहर खाने के लिए मजबूर किया था। हीर को वो पल याद आ गया जब पीहू उससे कसकर चिपकी हुई थी। पीहू को सरफराज और नैना से डर लग रहा था, इसलिए वो हीर से चिपक गई थी। वो सारे लम्हे याद करने के बाद हीर ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें हल्की सी लाल हो गई थी, जो शायद रोने और गुस्से की वजह से हुई थी। हीर ने फिर माइक पर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, अंडस को मैं हिना बाजवा फ्रॉम पंजाब। हीर एक और पल वहां नहीं रुकना चाहती थी। हीर घूम गई और जैसे ही उसने जाने के लिए पहला कदम बढ़ाया, उसकी हाई हील्स टूट गई। हीर अपना बैलेंस नहीं बना पाई और स्टेज से गिरने लगी। हीर ने डर के मारे कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही पल में हीर ने महसूस किया कि उसे चोट नहीं लगी और ना ही वो गिरी, वो किसी की बाहों में सेफ है। हीर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो वो हर्षवर्धन की बाहों में थी और हर्षवर्धन उसे ऐसे देख रहा था जैसे स्टूडेंट अपने टीचर को देखता है। हीर ने हर्षवर्धन से नजर चुराते हुए धीरे से कहा, अंडस को सॉरी पीहू के डैडी मैं ठीक से नहीं कर पाई। हीर के चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी। हीर सच में इस वक्त बहुत ज्यादा घबरा रही थी। हर्षवर्धन ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए हीर को ठीक से खड़ा किया और उसे कसकर गले लगाकर उसकी कमर को हल्का हल्का रब करके बोला, अंडस को सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, तुम्हें चोट नहीं लगी और देखो तुम अपने साहब की बाहों में हो। हीर बच्चा सा मुंह बनाकर बोली, अंडस को सब आपकी गलती है, आप जज क्यों बने। हीर की इस बात पर हर्षवर्धन को थोड़ी सी हंसी आ गई, लेकिन वो सबके सामने हंस नहीं सकता था, इसलिए उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करके कहा, अंडस को हाँ मानता हूँ मेरी गलती है, मैं अपनी गलती सुधार लूंगा, अब शांत हो जाओ, डरो मत। मैंने कहा था ना तुम इस कॉन्टेस्ट की ओनर हो और ओनर डरते नहीं है। कोई ज्यादा बकवास करेगा तो खींचकर एक चांटा मार देना, बाकी हर्षवर्धन देख लेगा। उस हॉल में बैठे सारे लोग हर्षवर्धन और हीर को ही देख रहे थे। वहीं नैना कपूर भी पीछे से हीर को देखकर लगभग जल चुकी थी। नैना ने सोचा था कि हीर की हील टूटेगी तो वो स्टेज पर गिर जाएगी और उसका मजाक बनेगा, लेकिन हर्षवर्धन ने उसे गिरने नहीं दिया और शायद नैना तो ये बात जानती भी नहीं थी कि हर्षवर्धन के होते हुए हीर कभी नहीं गिर सकती। हर्षवर्धन हीर से थोड़ा सा दूर हुआ और फॉर्मली पूछने लगा, अंडस को आप ठीक है मैसेज हिना बाजवा। हीर ने हामी गर्दन हिला दी। तभी सांझ ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा, अंडस को और ये थी हमारी कॉन्टेस्ट की लास्ट कैंडिडेट, कल सेकंड राउंड होगा। सांझ ने फिर हीर को हाथ दिया ताकि वो स्टेज पर वापस आ जाए। हीर ने सांझ का हाथ पकड़ लिया और हीर स्टेज पर वापस चली गई। थोड़ी देर बाद हीर कैटवॉक करती हुई वापस पर्दे के पीछे चली गई। उस कॉन्टेस्ट का पहला राउंड खत्म हो गया था और अब कल सेकंड राउंड होना था। क्या हीर ये कंपटीशन जीत पाएगी? क्या नैना फिर से हीर के साथ कोई चाल चलेगी? CH 312 कैटवॉक। हीर अपने कमरे में आकर रोने लगी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था।
हालांकि हर्षवर्धन ने उसे अच्छे से समझा दिया था, फिर भी उसे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि शिवाय ने कॉन्टेस्ट पर बहुत मेहनत की थी और हीर की गलती से वो कॉन्टेस्ट खराब हो गया। हीर रो रही थी, तभी उसने कमरे के गेट पर किसी को महसूस किया। हीर ने पलटकर देखा तो वहां हर्षवर्धन हाथ बंधे खड़ा था। हर्षवर्धन थोड़ा सा अंदर आया, उसने हीर के कमरे का गेट बंद कर दिया। हीर नम आंखों से हर्षवर्धन को ही देख रही थी। हीर जल्दी जल्दी चलकर हर्षवर्धन के करीब आए, लेकिन वो हर्षवर्धन से गले लगती उससे पहले ही उसके पैर में दर्द हुआ और वो गिरने को हो गई, लेकिन हर्षवर्धन ने उसे पकड़ लिया। हर्षवर्धन को समझते देर नहीं लगी कि सैंडल टूटने की वजह से हीर के पैर में मोच आ गई। हर्षवर्धन ने हीर को गोद में उठा लिया और सोफे पर बैठा दिया। हर्षवर्धन ने एक चेयर ली और उसे बिछाकर हीर के सामने बैठ गया। हीर तो अब भी रो रही थी। हर्षवर्धन ने हीर का पैर पकड़ा और उसे अपनी थाई पर रख लिया। हर्षवर्धन हीर के पैर को चेक कर रहा था, फिर उसने ड्रॉर में से एक स्प्रे निकाला और हीर के पैर पर मार दिया और उसे पर गर्म पट्टी भी कर दी। फिर उसने हीर को देखकर कहा, अंडरस्को, ज्यादा मोच नहीं है, ठीक हो जाओगी, कोई इतनी सी मोच पर रोता है। कभी कभी लगता है तुम पीहू से भी ज्यादा छोटी हो। हीर रोते रोते बोली, अंडरस्को, मैंने गलती कर दी ना पीयू के डैडी। मैंने आपसे कहा था मुझसे नहीं होगा। हर्षवर्धन का ध्यान हीर की बातों में कम और उसकी हॉट ड्रेस पर ज्यादा था, जिसमें उसकी थाई दिखाई दे रही थी। हीर ने हर्षवर्धन की नज़रों को फॉलो किया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने जल्दी से अपनी थाई को अपनी ड्रेस से कवर करने की सोची, लेकिन हर्षवर्धन ने उसका हाथ पकड़ लिया। हीर को समझते देर नहीं लगी कि हर्षवर्धन के इरादे नेक नहीं है। हीर हर्षवर्धन की तरफ देख भी नहीं रही थी। हर्षवर्धन ने हीर की हथेली पकड़कर अपने गाल से लगा लिया और फिर उसकी हथेली पर किस कर दिया। हीर ने नज़र को झुकाकर धीरे से कहा, अंडरस्को, पीहू के डैडी जाइए, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। हर्षवर्धन बोला, अंडरस्को, तो कर लो, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, चलो मैं ही तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। हीर ने हैरानी से हर्षवर्धन को देखा। हर्षवर्धन तो सच में बेशर्म हो गया था। वैसे तो हर्षवर्धन ने कभी भी हीर को रघुवंशी मेंशन में अनकंफर्टेबल फील नहीं कराया। ये पहली बार था जब हर्षवर्धन हीर के साथ इतनी बेशर्मी से पेश आ रहा था। हीर ने फिर से थोड़ा सख्ती से कहा, अंडरस्को, पीहू के डैडी मजाक मत कीजिए, जाइए यहाँ से। हर्षवर्धन हाथ बांधकर चेयर पर ही बैठा रहा। इनफैक्ट उसने चेयर पर अपनी कमर लगाते हुए कहा, अंडरस्को, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। तुम्हें चेंज करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। मैं तो अपनी बीवी को आज अच्छे से देखूंगा। वैसे भी जब तुम रैंप पर वॉक कर रही थी तो मैंने तुम्हें ठीक से देखा नहीं। हीर थोड़ी देर तक तो हर्षवर्धन के सामने नज़र झुकाए बैठी रही। हर्षवर्धन को तो हीर की हालत पर हंसी आ रही थी। हीर ने हर्षवर्धन को देखा और मुंह बनाते हुए अपनी जगह से उठकर हर्षवर्धन की गोद में आकर बैठ गई। फिर उसने हर्षवर्धन के सीने पर अपना सिर छुपाते हुए कहा, अंडरस्को, मत करो ना पीहू के डैडी, बहुत अजीब लग रहा है। हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने हीर को अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, अंडरस्को, साहिबा, तुमने मेरे पास आकर गलती कर दी। हीर तो हैरानी से हर्षवर्धन को देखने लगी और उसकी बातों का मतलब समझने लगी। हर्षवर्धन ने हीर के होठों को अपने अंगूठे से रब करके कहा, अंडरस्को, तुम्हें पता है हीर, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे पता नहीं था कि मेरी बीवी वेस्टर्न ड्रेस में भी इतनी खूबसूरत लगती है जितनी इंडियन आउटफिट में। इतना कहकर हर्षवर्धन हीर के होठों की तरफ झुकने लगा और थोड़ी देर बाद उसने अपने और हीर के बीच की दूरियां मिटा दी। हर्षवर्धन के हाथ हीर के बदन पर चल रहे थे और हीर भी हर्षवर्धन के प्यार को महसूस कर रही थी। हीर की आंखों से खुशी का एक आंसू गिर गया। हीर ने तो कभी भी अपनी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि उसके गोपाल उसकी जिंदगी इतनी खुशियों से भर देंगे। इतनी खुशियां थी कि हीर से संभाले नहीं संभाल रही थी, और जब हीर की खुशियां उससे संभलती नहीं थी तो वो आंखों के द्वारा बाहर आ जाती थी। करीब आधे घंटे बाद हर्षवर्धन और हीर दोनों ही बाथरोब पहने बाथरूम से बाहर आ रहे थे। तभी हीर के कमरे की बेल बजी।
हर्षवर्धन ने गेट खोलकर देखा तो सामने एक वेटर खड़ा था, जिसके हाथ में 2 पैकेट थे। हर्षवर्धन ने अपने और हीर के लिए कपड़े मंगवाए थे। हर्षवर्धन ने हीर को पैकेट पकड़ाया और हीर पैकेट पढ़कर वॉशरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन हर्षवर्धन ने हीर को कमर से पकड़कर खुद से सटा लिया और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाते हुए कहा, अंडस्को, हीर चलो ना, थोड़ा सा और प्यार करते हैं, मेरा तो मन ही नहीं भरता। हीर ने हर्षवर्धन को थोड़ा सा डांटते हुए कहा, अंडस्को, पीहू के डैडी बस करो, ये कोई जगह है ये सब करने की, फिर भी आपने मुझे इतना परेशान किया, अब हटो। हर्षवर्धन और हीर एक दूसरे से बात ही कर रहे थे, तभी उन्हें जोर जोर से गाने की आवाज आने लगी। ये जलवा फैशन का है, ये जलवा। हर्षवर्धन और हीर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। हर्षवर्धन ने कहा, अंडस्को, तुम चेंज कर लो, चलकर देखते हैं कि शिवाय के दिमाग में अब क्या खुरापात चल रहा है। करीब 20 मिनट बाद हर्षवर्धन और हीर दोनों ही उस कमरे से निकलकर बाहर कॉरिडोर से होते हुए उस हाल की तरफ जा रहे थे, जहां थोड़ी देर पहले कॉन्टेस्ट हो रहा था, क्योंकि आवाज वहीं से आ रही थी। इस वक्त हर्षवर्धन ने एक सिंपल सा लोअर शर्ट और हीर ने एक लॉन कुर्ती और जीन्स पहनी हुई थी। हीर सच में वेस्टर्न ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी और हर्षवर्धन ये बात रियलाइज कर चुका था। इसीलिए हर्षवर्धन को भी लगता था कि नैना कपूर को कोई टक्कर दे सकता है तो वो बस हीर है। हीर हर्षवर्धन दोनों ही उस हॉल में आए तो उन दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई। फुल वॉल्यूम में गाना चल रहा था और सामने शिवाय कैटवॉक कर रहा था। हीर ने ये सब देखा तो उसकी हंसी छूट गई। हर्षवर्धन भी हैरानी से शिवाय को ही देख रहा था। शिवाय पर ये सब सूट नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो कैटवॉक कर रहा था। पूरी रघुवंशी फैमिली शिवाय को देखकर हंस हंस कर पागल हो गई थी। थोड़ी देर बाद शिवाय ने अपनी कमर पर हाथ रखकर शौर्य की तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, अंडस्को, अबे साले मैं अकेला करूंगा क्या, तू भी आजा। शौर्य ने भी शिवाय का हाथ थाम लिया और वो भी शिवाय के जैसे ही कैटवॉक करने लगा। पूरी रघुवंशी फैमिली उन दोनों की नौटंकी देख देखकर हंसकर पागल हो गई थी। यही हाल हर्षवर्धन और हीर का भी था। वरदान वंशिका भी जैसे तैसे खुद को संभाल रहे थे। उन दोनों ने कभी नहीं सोचा था उन्हें शिवाय जैसा नौटंकी दामाद मिलेगा। उस वक्त हॉल में शिवाय रघुवंशी फैमिली के अलावा कोई दूसरा नहीं था, और शायद यही रीजन था कि रघुवंशी ब्रदर्स नौटंकी पर उतर आए थे। शिवाय ने कैटवॉक करते हुए अपना कोट उतारा और उसे घुमा कर फेंक दिया। वो कोट सीधा आर्या के ऊपर गिरा। आर्या ने पहले तो गुस्से में शिवाय को देखा और शिवाय को हंसी आ गई। फिर आर्या शिवाय की कैटवॉक एंजॉय करने लगी। शिवाय ने हीर को देखकर कहा, अंडस्को, देखा हिना बाजवा ऐसे करते हैं कैटवॉक और आप तो छोटी छोटी बातों पर डर जाती है। देखो हम लड़के होकर भी कितनी अच्छी कैटवॉक कर लेते हैं। शौर्य भी कैटवॉक कर रहा था और सांझ का भी हंस हंसकर बुरा हाल था। हर्षवर्धन हीर दोनों जाकर एक सोफे पर बैठ गए। हीर तो इतना हंस रही थी कि उसे तो सोफा ही कम पड़ रहा था। वो कभी इधर लुढ़कती और कभी उधर लुढ़कती। फाइनली हर्षवर्धन ने हीर को संभालते हुए खुद से चिपका लिया, लेकिन हीर की हंसी कम नहीं हुई। हर्षवर्धन ने हीर को पहली बार इतना हंसते हुए देखा था। हर्षवर्धन हीर को देखता तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। हंस तो हर्षवर्धन भी रहा था, लेकिन हीर ज्यादा हंस रही थी। इस बात पर वो ज्यादा खुश था। थोड़ी देर बाद शौर्य ने गाना बंद करवा दिया और शौर्य ने विराज, दिव्यांश की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, तुम दोनों को क्या इनविटेशन देना पड़ेगा, आ जाओ, आज हम कैटवॉक करके देखते हैं। आखिर लड़के लड़कियों से किसी मामले में कम थोड़ी है। शिवाय ने तो हाथ पकड़कर विराज को स्टेज के ऊपर ही खींच लिया और विराज भी अपने भाइयों की तरह कैटवॉक करने लगा। वीरा जो कि पानी पी रही थी, उसका सारा पानी बाहर आ गया। धीरे धीरे दिव्यांश को भी दृष्टि ने धकेलकर स्टेज पर चढ़ा दिया, लेकिन कैटवॉक करना दिव्यांश के बस की बात नहीं थी, इसलिए वो सीधा सीधा चल रहा था। शिवाय उसे कैटवॉक करने के लिए अप्रोच कर रहा था, लेकिन दिव्यांश ने कैटवॉक नहीं की। फाइनली दिव्यांश, विराज, शौर्य तीनों ने राजवीर की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, आज सीनियर तू भी आजा,
तू किस बात के लिए शर्मा रहा है? राजवीर ने दोनों हाथ हवा में हिलाकर ना करते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं नहीं, मेरे बस की नहीं है, मैं तो डांस भी नहीं करता, कैटवॉक दूर की बात है, मुझसे नहीं होगा। लेकिन आज तो कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उन सब ने राजवीर को पकड़कर जबरदस्ती स्टेज पर चढ़ा दिया और ये नज़ारा देखकर रूही की हंसी लगभग ताड़का जैसी हो गई। बैकग्राउंड में गाना चल रहा था, अंडरस्को, जलवा फैशन का है ये जलवा। सब कैटवॉक कर रहे थे लेकिन राजवीर तो हिला भी नहीं, क्योंकि राजवीर इन सब मामलों में थोड़ा शाय था। कुछ तो उसे ये सब करना भी नहीं आता था, कुछ वो इन सब से थोड़ा शर्माता था। लेकिन शिवाय के सामने आज किसी की नहीं चल रही थी। शिवाय ने राजवीर का कोट उतारा और उसे घुमा कर फेंक दिया और फिर उसकी टाई ढीली कर दी, उसके बाल खराब कर दिए और उसकी बाजू फोल्ड कर दी और हल्का सा कंधा मार कर कहा, अंडरस्को, अरे हमारे लिए ना सही अपनी बीवी के लिए ही कैटवॉक कर ले। दिव्यांश और राजवीर की हालत एक जैसी थी, दोनों ही कैटवॉक करना नहीं चाहते थे, लेकिन दोनों से ही जबरदस्ती करवा रहे थे और इसीलिए उन दोनों को देखकर रघुवंशी फैमिली की ज्यादा हंसी निकल रही थी। शिवाय तो मानने वाला बिल्कुल नहीं था, उसने तो पैंथर और डैनी को भी खींच लिया। पैंथर और डैनी भी कैटवॉक करने लगे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। शिवाय ने पूर्वी के कान में धीरे से कहा, अंडरस्को, देखा ये होती है सच्ची वाली कैटवॉक, कैसे देख रहा है पैंथर डैनी को जैसे अभी आंखों आंखों में खा जाएगा। थोड़ा सब्र करो, पैंथर तो खुद आएगा घुटनों के बल, तब जी भरकर अपना गुस्सा पैंथर पर निकालना। शिवाय की बात सुनकर पूर्वी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फाइनली गाना खत्म हो गया और शिवाय फिर से स्टेज पर चढ़कर वरदान की तरफ देखकर बोला, अंडरस्को, चाचू अब आपकी बारी। हर्षवर्धन ने हंसते हंसते शिवाय को थप्पड़ दिखाया और बोला, अंडरस्को, थप्पड़ खाएगा शिवाय, बहुत हुई नौटंकी। लेकिन शिवाय के साथ साथ स्टेज पर खड़े सारे लड़कों ने ना में ही गर्दन हिला दी। आज तो वो सब हर्षवर्धन की कैटवॉक देखना चाहते थे। हर्षवर्धन का हंस हंस कर पहले ही बुरा हाल था, उन सब की बात सुनकर तो उसे और ज्यादा हंसी आ गई। वरदान तो चुपचाप खड़ा हुआ और हॉल से बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन वो बाहर जाता उससे पहले ही शिवाय चिल्लाया, अंडरस्को, लॉक द डोर। डोर लॉक हो गए। वरदान ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। सबकी नज़र वरदान पर गई और वरदान ने घूमकर सबको देखा और सबको हंसी आ गई। वरदान 4 कदम आगे बढ़ा और शिवाय बोला, अंडरस्को, डैनी गेट लॉक कर, यहाँ कोई इलेक्ट्रिकल लॉक नहीं है। ये सुनते ही डैनी जल्दी से स्टेज से उतरकर हॉल के मेनन गेट पर गया और उसने गेट बंद कर दिया। वही वरदान तो ये नज़ारा देख रहा था और उसने अपनी हथेली अपनी माथे पर मार ली। वरदान ने सबको देखकर कहा, अंडरस्को, मैं कुछ नहीं करने वाला। लेकिन शिवाय के सामने किसकी चलती थी? शिवाय ने ना में उंगली हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं ससुर जी, कैटवॉक तो करनी पड़ेगी अब आपको और चाचू को साथ में कैटवॉक करनी है। हर्षवर्धन में हीर को देखा जो हर्षवर्धन को देखकर और ज्यादा हंस रही थी। उसकी तो हंसी आज कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। उस खुशी के पल में हीर को अपना दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। हर्षवर्धन ने फिर से कहा, अंडरस्को, थप्पड़ खाओगे सारे, मार मार के मुर्गा बना दूंगा, चलो अब अपना अपना काम संभालो। इतना कहकर हर्षवर्धन खड़ा हो गया, लेकिन तभी हीर ने उसकी बाजू पकड़ ली। हीर ने ना में गर्दन हिला दी और हर्षवर्धन ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। स्टेज पर खड़े सारे लड़के चिल्लाए, अंडरस्को, चाचू, अब तो होम मिनिस्टर ने परमिशन दे दी, अब तो कैटवॉक करके दिखा दो। CH-313 मास्ट मैलांग जूम। हर्षवर्धन ने हैरानी से हीर को देखा तो हीर ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन ने छोटी आंखों की और हीर को लगभग डांटता हुआ बोला, अंडरस्को, पागल हो गई हो, बच्चों की बातों में आ रही हो। मैं कैटवॉक करूंगा। तुम्हें मैं किस एंगल से ऐसा लगता है कि मैं कैटवॉक करूंगा? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। हर्षवर्धन ने फिर अपने भतीजे को देखकर गुस्से में कहा, अंडरस्को, सारे के सारे नीचे उतरो, बहुत हुई नौटंकी, छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं है, जो मन में आता है वो करते हो, चलो उतरो।
लेकिन आज तो कोई भी हर्षवर्धन की बात नहीं मान रहा था। वही वरदान ये सोच रहा था कि काश सब हर्षवर्धन की बात मान ले तो वो भी बच जाए। हर्षवर्धन की डांट से लगभग सब मायूस तो हो गए, लेकिन शिवाय तो हर्षवर्धन को अपना यार समझता था। शिवाय ने अपने दोनों कमर पर हाथ रखकर कहा, अंडस को, चाचू मुझे अपने चाचू नहीं अपना यार चाहिए यार, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। और इतना कहकर शिवाय ने बच्चों की तरह मुंह फुला लिया। हर्षवर्धन आंखें फाड़े अपने भतीजे को भी देख रहा था और समझने की कोशिश भी कर रहा था कि शिवाय कितना नौटंकी है। इतना बड़ा हो गया लेकिन उसकी नौटंकी बंद नहीं हुई। हर्षवर्धन कुछ बोलता उससे पहले ही हीर भी खड़े होकर बोली, अंडस को, शिवाय भैया हमारी कोई नहीं मानता, सब अपनी ही मनमानी करते हैं। मैं आज पूरी जिंदगी में आपके चाचू से कुछ करने के लिए कहा लेकिन इनसे मेरी इतनी सी विश पूरी नहीं हुई। हर्षवर्धन ने पलटकर हीर को देखा जो बिल्कुल शिवाय की तरह मुंह बनाकर खड़ी हुई थी। हर्षवर्धन ने हीर की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, अंडस को, इसे विश नहीं शोषण कहते हैं। हीर ने हर्षवर्धन का हाथ अपनी बाजू से हटकर कहा, अंडस को, मुझे आपसे बात नहीं करनी, छोड़िए। अब तो शिवाय ने हर्षवर्धन और हीर के बीच में लगी आग को हवा देने की सोच ली। शिवाय ने कहा, अंडस को, हाँ चाची आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैंने भी देखा है आपने आज तक चाचू से कभी कोई विश नहीं मांगी और आज पहली बार आपने चाचू से कुछ कहा और चाचू ने दिया नहीं। मैं भी जानता हूँ वो आपको ज्यादा प्यार नहीं करते। हीर मुंह बनाते हुए बोली, अंडस को, है ना शिवाय, मैं सच कह रही हूँ ना। शिवाय ने भी हामी गर्दन हिला दी। शिवाय ने फिर दिव्यांश को कोहनी मारी और दिव्यांश भी बोला, अंडस को, हाँ हाँ चाची बिल्कुल ठीक कह रही है, चाचू चाची से प्यार नहीं करते, कितनी गलत बात है। हर्षवर्धन ने अपने भतीजे को देखकर कहा, अंडस को, बस बहुत हुआ। सब मान चुके थे कि अब हर्षवर्धन कुछ नहीं करेगा। वही वरदान तो मन ही मन खुश हो रहा था कि अब उसे भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। सारे लड़के स्टेज से धीरे धीरे उतरकर एग्जिट की ओर जाने लगे। हीर भी चुपचाप उदास होकर बाहर की तरफ जाने लगी। सब मेन गेट तक पहुंचे ही थे कि तभी सबके कानों में एक आवाज आई, अंडस को, किथे चली है तू, ठहर, नी समंदर दी लहर, हाय मेरी कमजोरी तेरे गोरे गोरे पैर। सबने पलटकर देखा तो हर्षवर्धन के हाथ में माइक था और वो गाना गा रहा था। हर्षवर्धन की आवाज मोहम्मद रफ़ी जैसी तो नहीं थी लेकिन इतनी बुरी भी नहीं थी कि उसे कोई सुन ना पाए। सब हर्षवर्धन के गाने पर एंजॉय करने लगे। हर्षवर्धन ने वो गाना हीर के लिए ही तो गाया था और हीर सबसे ज्यादा खुश थी। गाना गाने के बाद सबने एक साथ ताली बजाई और सब हर्षवर्धन को देखकर चिल्लाने लगे। हर्षदान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने कहा, अंडस को, अब बस हो गया। लेकिन शिवाय ने नामे गर्दन हिलाकर कहा, अंडस को, कैटवॉक करनी है, आपके गाने से काम नहीं चलेगा। हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, अंडस को, देखो यार डांस कर दूंगा लेकिन कैटवॉक मेरे बस की नहीं है। शिवाय कुछ बोलता उससे पहले ही दिव्यांश ने कहा, अंडस को, चलो चाचू डांस ही कर दीजिए। हर्षवर्धन ने वरदान की तरफ देखकर कहा, अंडस को, आ जाइए राजावत साहब, मेरे साथ डांस कर लीजिए। वरदान बोला, अंडस को, नहीं नहीं मुझे डांस नहीं आता, उम्र हो गई है मेरी। वंशिका ने भी वरदान की बाजू पकड़कर शिकायत करते हुए कहा, अंडस को, देखना हर्षवर्धन ने हीर के लिए कितना अच्छा गाना गाया है, आप मेरे लिए डांस तो कर ही सकते हैं। वरदान ने कहा, अंडस को, मेरी कमर में दर्द है, उम्र हो गई है, हर्षवर्धन तो अभी जवान है। वंशिका बोली, अंडस को, मतलब मैं मान लूं आप बुढ़े हो गए। वरदान को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वरदान को कोई बुढ़ा बोले वरदान को पसंद नहीं था, खासकर वंशिका जब उसे बुढ़ा बोलती थी तब तो वरदान की बोएं तन जाती थी। वरदान ने वंशिका को शक्ति से कहा, अंडस को, तुम जरा आंख खोलकर देखो मेरी पर्सनैलिटी, तुम्हें मैं कहाँ से बुढ़ा नजर आता हूँ। देख रही थी जितनी भी मॉडल आई थी वो सारी बस मुझे ही देख रही थी। सही कहा किसी ने, घर की मुर्गी दाल बराबर। वंशिका भी वरदान को ताना मारते हुए बोली, अंडस को,
तो फिर खड़े क्यों है, जाइए जाकर डांस कीजिए, मैं भी तो देखूं, मैंने तो आज तक आपका डांस नहीं देखा। वरदान स्टेज पर चढ़ता हुआ बड़बड़ाया, अंडरस्को, तुम मेरी पसलियां तुड़वाओगी। वरदान ने भी अपनी टाई ढीली की, अपना कोट उतारा, अपनी स्लीव्स को फोल्ड किया। बैकग्राउंड में गाना चल रहा था, है जुनून में सुकून, तेज रफ्तार खून घूमता है ज़ेहन में, सौरन में हून। पहले हर्षवर्धन ने अपनी डांस स्किल दिखाते हुए डांस किया। हर्षवर्धन जैसे डांस कर रहा था, सबकी आंखें हैरानी से फैल रही थी। सबको यही लगता कि था कि हर्षवर्धन ज्यादातर नॉर्मल डांस करता है, लेकिन वो इतना अच्छा डांसर है ये बात तो किसी को नहीं पता थी। मखमली सी है खुमारी इश्क सा, तो नाशा कोई ना, जाम रंगीन रू मलंगी इश्क जैसी तृषा कोई ना। अब तो वरदान भी हर्षवर्धन के साथ स्टेप से स्टेप मिलाकर डांस करने लगा। वरदान को भी देखकर सब एक साथ चिल्लाए, क्योंकि सच में वरदान की फिटनेस लड़कों को भी मान दे रही थी। ये सब देखकर तो वंशिका की आंखें हैरानी से फैल गई। सच तो कहता था वरदान वो अभी बुढ़ा नहीं हुआ, और वंशिका ऐसी बातें बोलकर वरदान से अपना हर काम निकलवा लेती थी। मास्ट मैलंग जूम, मास्ट मैलंग जूम, मास्ट मैलंग जूम, मास्ट मैलंग जूम। फाइनली दोनों ने एक साथ गुनगुनाते हुए डांस किया और स्टेज पर आग लगा दी। सच में कोई भी उन्हें देखता तो कोई नहीं कहता कि इन्हें डांस भी आता होगा। दोनों की हीरो जैसी पर्सनालिटी थी, दोनों ही फिटनेस के मामले में पजेसिव थे। बहुत सारा डांस करने के बाद हर्षवर्धन ने हीर को इशारों में अपने पास बुलाया, लेकिन हीर ने ना में गर्दन हिला दी। हीर तो ऊपर नहीं गई, लेकिन हर्षवर्धन स्टेज से नीचे आ गया और उसने हीर के दोनों हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करने लगा। और देखते देखते पूरा माहौल पब में बदल गया। सब अपने अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे थे। वंशिका और वरदान दोनों ही स्टेज पर डांस कर रहे थे। वरदान और वंशिका दोनों ही खुश थे। वंशिका का तो हंस हंस कर बुरा हाल था। फाइनली बहुत सारा एंजॉय करने के बाद सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन आज इन सारे एंजॉयमेंट के बीच में सांझ और शौर्य की मुलाकात अधूरी रह गई। दोनों एक दूसरे के साथ तो थे, लेकिन सांझ शौर्य को अपने दिल की बात नहीं बता पाई। फिर उसे शिवाय की बात याद आई और उसने डिसाइड किया कि वो किसी दूसरे मौके पर शौर्य को अपने दिल की बात बता देगी। हर्षवर्धन ने हीर को उसके फ्लैट में छोड़ दिया था। फिर हर्षवर्धन अपने भतीजे के साथ रघुवंशी मैंशन आ गया। सब लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। हर्षवर्धन के हाथ लैपटॉप में चल रहे थे, बाकी सब सोफे पर इधर उधर लुढ़क कर बैठे थे, क्योंकि सबने बहुत सारा डांस किया था। तभी देव अपने छोटे छोटे पैरों से सोफे को पकड़ता हुआ हर्षवर्धन के पास आया। हर्षवर्धन ने देव को देखा तो उसके चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने लैपटॉप साइड में रख दिया और देव को गोद में बैठा लिया। देव और हर्षवर्धन दोनों ही बातें करने लगे। हर्षवर्धन जो देव से पूछता, देव अपनी ही भाषा में उससे जवाब देता। देव की भाषा कमाल की थी, जिसे कोई नहीं समझ पाता था। देव छोटा ही तो था, अभी देव 1 साल का ही हुआ था। हालांकि हर्षवर्धन को देव की बात समझ नहीं आ रही थी, फिर भी वो बार बार उससे क्वेश्चन कर रहा था। अंडरस्को, मेरा बेटा कैसा है? मेरा बेटे ने क्या खाया? मेरा बेटा टॉय के साथ खेलता है। और देव अपनी ही भाषा में हर्षवर्धन को जवाब दे रहा था और हर्षवर्धन उसका जवाब सुनकर खुश भी था। और तभी वहां बैठे सारे लोग हर्षवर्धन और देव को ही देखने लगे। सबको दादा पोते पर हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी वो उनकी कन्वर्सेशन को एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर ऐसे ही खेलने के बाद दृष्टि ने देव को गोद में ले लिया और फिर हर्षवर्धन फिर से लैपटॉप में लग गया। लैपटॉप में काम करते करते अचानक कि हर्षवर्धन का कुछ याद आया और उसने शिवाय को बिना देखे कहा, अंडरस्को, जब तुम्हें पता था कि हीर की सैंडल टूट गई है, तो तुमने सैंडल चेंज क्यों नहीं की? शिवाय जो कि अपनी फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था, उसने कहा, अंडरस्को, क्योंकि मैं यही चाहता नैना कपूर को शक ना हो। नैना कपूर जो कर रही है उसे करने दो। जो नैना कपूर ने चाची के साथ किया, वो कल मैं नैना कपूर के साथ करूंगा। चाची को तो आपने पकड़ लिया, लेकिन उसे कौन पकड़ेगा? हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को, और अगर हीर गिर जाती, मैं उसे नहीं पकड़ पाता तो? शिवाय बोला, अंडरस्को,
ऐसा हो ही नहीं सकता चाचू कि आपके सामने चाची गिर जाए और आप उसे ना पकड़े। खैर छोड़ो, गुड नाइट, मैं सोने जा रहा हूँ। आज तो बहुत लेट हो गया, लेकिन कल मुझे अपनी चुईमुही को लेने भी जाना है, बड़ी मुश्किल से मानी है। वहीं दूसरी तरफ राजवीर ने बुलेट अपने घर के बाहर रोकी और रूही बुलेट से उतर गई। दोनों अभी अभी घर पहुंचे थे। दोनों के ही मुंह पर गाना चढ़ा हुआ था। मस्त मलंग दोनों ही एक दूसरे से सुर मिलाकर गाना गा रहे थे। दोनों ही घर के अंदर आए। करीब 1 घंटे बाद दोनों ही बेडरूम में बैठे थे। राजवीर बैठा हुआ था और रूही राजवीर की थाई पर सिर रखकर लेटी हुई थी। दोनों ही मूवी देख रहे थे, लेकिन रूही का ध्यान मूवी में नहीं था। वो अब भी समझ नहीं पा रही थी कि राजवीर ने उससे दूरी क्यों बना रखी है। वो डायरेक्ट राजवीर से बोल भी नहीं सकती थी, लेकिन राजवीर से दूर होना रूही को अच्छा भी नहीं लग रहा था। रूही ने फिर अपना सिर राजवीर की थाई से हटाकर तकिए पर रख लिया और ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई। हालांकि रूही की आंखों में हल्के सा पानी था, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। राजवीर भी कहीं ना कहीं रूही के दिल की बात समझता था। राजवीर ने भी टीवी बंद कर दिया और रूही के पास लेट गया। उसने रूही को खुद से सटा लिया और फिर मन ही मन बोला, अंडस्को, कुछ दिन और रूही, फिर तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। सुबह राजवीर डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ लैपटॉप में कुछ कर रहा था। रूही किचन में राजवीर और अपने लिए नाश्ता बना रही थी। वही राजवीर का पूरा ध्यान लैपटॉप पर था। रूही जैसे ही नाश्ता लेकर आई, राजवीर का ध्यान रूही पर गया। उसने झटके से लैपटॉप बंद कर दिया। रूही बोली, अंडस्को, ओ प्रियतम, ऐसा क्या था लैपटॉप में जो मुझे देखकर बंद कर दिया? राजवीर बोला, अंडस्को, कुछ नहीं था, चलो आ जाओ नाश्ता करते हैं। दोनों ही नाश्ता करने लगे। रूही नहीं जानती थी कि राजवीर रूही के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा है। थोड़ी देर बाद राजवीर और रूही दोनों ही ऑफिस के लिए निकल गए। रूही ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। रूही तो करना नहीं चाहती थी, लेकिन राजवीर ने उसे बहुत फोर्स किया, क्योंकि वो रूही जैसी पढ़ी लिखी लड़की को घर में बिठाकर उसका करियर नहीं खराब करना चाहता था। इसलिए दोनों ही जॉब करने लगे थे और वैसे भी राजवीर का ड्रीम कंप्लीट करने के लिए उन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए थे, जिसे वो मिलकर कमा रहे थे। दोनों ही बुलेट से ऑफिस जाते थे। हर्षवर्धन की दी हुई गाड़ी तो ज्यादातर पार्किंग में ही खड़ी रहती थी। थोड़ी देर बाद राजवीर ने बुलेट रघुवंशी इंडस्ट्रीज के बाहर रोकी और दोनों ही इंडस्ट्रीज के अंदर चले गए। दोनों अंदर जा ही रहे थे और स्टाफ मेंबर एक एक करके उन्हें गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे। दोनों ने गुड मॉर्निंग विश लिया और आगे चले गए और तभी पीछे से किसी ने कहा, अंडस्को, यार ये राजवीर सही है, इसने तो ओनर की बेटी को ही पटा लिया और अब देखो धीरे धीरे रघुवंशी इंडस्ट्रीज पर कब्जा भी कर लेगा। सुना है चाचू ने इसे मैनेजर अपॉइंट भी कर दिया है। ये सुनते ही रूही राजवीर भी रुक गए। रूही की आंखों में गुस्सा उतर आया। राजवीर ने रूही की बाजू पकड़ी और उसे रिलैक्स रहने का इशारा किया। CH 314 रूही का गुस्सा। रूही ने राजवीर की तरफ देखा और राजवीर ने पलकें झपका दी, जैसे कह रहा हो बोलने दो चलो। लेकिन इतने में एक और आवाज आई, अंडस्को, सही कहा तूने, ये होता है अमीर बनने का शॉर्टकट। राजवीर को तो ऑफिस की सारी लड़कियां पसंद करती थी, आखिर उसके पर्सनैलिटी ही ऐसी है, ऊपर से स्मार्ट भी है। इसे रूही मैम को पटाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी। सुना है हर्षवर्धन सर ने खुद राजवीर से रूही की शादी की बात की थी। तभी एक और आवाज आए, अंडस्को, अरे सर ने नहीं की थी, सुना है रूही मैडम अपनी शादी से भाग गई थी। हर्षवर्धन सर ने अपनी इज्जत बचाने के लिए राजवीर से शादी कर दी। ये 3-4 लड़के थे जो आपस में बात कर रहे थे। वो बहुत धीरे बात कर रहे थे ताकि रूही और राजवीर सुन ना ले, लेकिन फिर भी उनकी आवाज धीरे धीरे राजवीर और रूही दोनों के कानों में पड़ रही थी। तभी एक और आवाज आई, अंडस्को, रूही मैम को देखकर लगता तो नहीं कि ये अपने चाचू की इज्जत उछालकर मंडप से भाग गई हो। तभी एक दूसरे ने कहा, अंडस्को, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, इनकी शादी तो पलाश से होने वाली थी, लेकिन ये मंडप से भाग गई। चाचू को मजबूरन उनकी शादी राजवीर से करनी पड़ी,
क्योंकि राजवीर ही रूही को लेकर आया था। अब तो रूही से बर्दाश्त नहीं हुआ। रूही ने जैसे ही पलट कर देखा, राजवीर ने उसकी बाजू पकड़कर कहा, अंडस्को, रूही सारी दुनिया ऐसे ही बातें बनाएगी। रूही ने राजवीर की बाजू अपने हाथ से हटाई और बोली, अंडस्को, तो मैं एक एक का मुंह तोड़ दूंगी। राजवीर ने एक बार फिर रूही की बाजू पकड़ी, लेकिन रूही ने अपना हाथ झटक दिया। रूही के हाथ में जो उसका लैपटॉप का बैग था, उसने वो राजवीर की तरफ बढ़ाया। राजवीर ने न चाहते हुए भी वो लैपटॉप का बैग पकड़ लिया और रूही सीधा उन तीनों लड़कों के पास गई, जो लड़के एक जगह बैठकर रूही और राजवीर के बारे में बातें कर रहे थे। रूही ने ना आव देखा ना ताव और सीधा जाकर एक पंच एक लड़के को मारा और फिर घुमा कर लात दूसरे लड़के के और तीसरे लड़के की चेयर पर ऐसी लात मारी कि वो जमीन पर जाकर गिरा। तीनों लड़के जल्दी से खड़े हो गए। रूही ने तीनों को देखकर कहा, अंडस्को, मेरे पीठ पीछे क्या बोल रहे हो? जो बोलना मेरे मुंह पर बोलो। बोलो यही बोला था ना कि मैं अपनी शादी से भाग गई थी। हाँ, मैं अपनी शादी से भाग गई थी। मेरे अंदर गट्स है इसलिए मैं भाग गई। तुम तीनों के अंदर गट्स है कि तुम तीनों अपनी शादी से भाग जाओ, नहीं भाग सकते ना। वो तीनों लड़के कुछ नहीं बोले। रूही का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ। राजवीर ने भी अपना लैपटॉप बैग एक चेयर पर रखा और जल्दी से रूही के पास आया, लेकिन वो रूही को टच करता उससे पहले ही रूही ने कहा, अंडस्को, राजवीर कुछ नहीं खाओगे? उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे और तुम्हारे बारे में बातें करने की? इतना कहकर रूही ने फिर से एक चांटा एक लड़के को मार दिया और ऐसे ही करके रूही ने दूसरे लड़के को घुमाकर एक पंच मारा और तीसरे लड़के के लोअर पार्ट में अपना घुटना मार दिया। वो तीनों लड़के जमीन पर पड़े हुए थे। रूही ने तीनों को देखकर कहा, अंडस्को, हाँ मैं भागी। पता है क्यों भागी? क्योंकि भगवान ने मेरे नसीब में राजवीर को लिखा था और तुम्हें पता है राजवीर के साथ बहुत खुश हूँ। अगर मैं भागती नहीं तो राजवीर से शादी नहीं होती, और अगर राजवीर से शादी नहीं होती तो मुझे प्यार का असली मतलब पता ही नहीं चलता। तो मैं तो अपनी शादी से भागकर राजवीर के साथ खुश हूँ। और रही बात कि राजवीर ने मुझे पटाया और इस कंपनी का ओनर बन गया, तो तुम्हें राजवीर के बारे में पता ही नहीं है। बस बकवास करनी आती है और तुम लोग बकवास कर रहे हो, और फायदा क्या हुआ तुम्हारी बकवास करने का? आज तुम्हारा कंपनी में आखिरी दिन, ऊपर से मैंने पीटा भी, और देखो कितने लोग तुम्हारी वीडियो बना रहे हैं। अब तुम तीनों बहुत जल्दी वायरल हो जाओगे। वो तीनों एक साथ बोले, अंडस्को, मैमा माफ कर दीजिए, सॉरी। रूही ने नामी गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, अगर राजवीर होता तो शायद तुम्हें माफ कर देता, लेकिन मैं राजवीर नहीं, रूही हूँ जो कभी तुम्हें माफ नहीं करेगी। यू आर फायर्ड, और आज के बाद मेरी कंपनी के आसपास भी दिख मत जाना, वरना आंखें फोड़ दूंगी। इतना कहकर रूही ने बाकी सबको देखकर कहा, अंडस्को, किसी को कुछ बोलना है तो मेरे मुंह पर बोले, अभी जवाब देती हूँ। लेकिन अगर मैंने अपने बारे में तुम लोगों के मुंह से कुछ सुन लिया या राजवीर के बारे में तुम लोगों के मुंह से कुछ सुन लिया तो अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार रहना, क्योंकि मैं किसी का भी मुंह तोड़ने की हिम्मत रखती हूँ, समझे? राजवीर रूही को देख रहा था। रूही राजवीर के पास गई और राजवीर ने रूही के बालों को हल्का सा पीछे हटाकर उसके माथे पर हल्की सी धूल लगी थी उसे साफ करते हुए कहा, अंडस्को, ये मैच्योरिटी नहीं होती। रूही राजवीर के शर्ट का ऊपर का बटन बंद करते हुए बोली, अंडस्को, मुझे मैच्योर नहीं बनना, मैं पागल ही ठीक हूँ, लेकिन कोई हमारे बारे में कुछ कहेगा उनकी हालत ऐसी होगी जैसी इन लोगों की है, समझे? अब चलो, मैं भी किस शरीफ से प्यार कर बैठी। इतना कहकर रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो राजवीर को खींचते हुए केबिन के अंदर ले गई। थोड़ी देर बाद वहां शिवाय आया। शिवाय ये सब सीसीटीवी कैमरे में देख रहा था। वो तीनों अब तक उठ चुके थे और अपने कपड़े झाड़ रहे थे। शिवाय ने कहा, अंडस्को, सुना रूही ने क्या कहा? आज के बाद इस कंपनी के आसपास भी दिखे मत जाना, वरना रूही ने तो मारपीट कर छोड़ दिया, मैं जान से मार दूंगा, समझे? सीनियर के बारे में जानते भी हो, बस जो मुंह में आया बोल दिया। रूही ने मारा है, सीनियर मारता तो उठते नहीं उठ जाते। वहीं दूसरी तरफ
आज कॉन्टेस्ट का दूसरा दिन था। हीर अपने कमरे में रेडी हो रही थी। हीर ने आज थोड़ी डिसेंट ड्रेस पहनी थी जो उसने खुद ही सिलेक्ट की थी। हर्षवर्धन ने हीर को हर चीज़ की फ्रीडम दे रखी थी। वो जो चाहे वो पहन सकती थी, जैसे चाहे वैसे कैटवॉक कर सकती थी, लेकिन वो चाहता था कि हीर कंफर्ट होकर सब कुछ करे और हीर अपने कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए अपने शूज से लेकर मेकअप तक खुद डिसाइड करती थी। कॉन्टेस्ट में बैठे तीनों जज हर्षवर्धन, वरदान और वंशिका तीनों ही मॉडल की कैटवॉक देख रहे थे। कुछ मॉडल ऐसी थी जो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी और वो अपना काम परफेक्ट भी कर रही थी, लेकिन तीनों जज चाहकर भी उन मॉडल को जीता नहीं सकते थे। वैसे भी उन्हें हीर को जिताना था, नैना कपूर को हराना था। आखिरकार इस बार हीर रैंप पर कैटवॉक करती हुई आई। हीर ने इस बार एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जो उसके घुटने तक थी। वाइट कलर की ड्रेस कुछ बेबी डॉल के फ्रॉक जैसी थी, जिसमें हीर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वंशिका तो हीर को ही देखती रही। वंशिका ने धीरे से हर्षवर्धन के कान में कहा, अंडस्को, हर्षवर्धन तुम इस लड़की को कहाँ से लाए हो? ये तो बहुत खूबसूरत है और देखो इसे अपनी खूबसूरती का ज़रा भी घमंड नहीं। कितनी डिसेंट तरीके से चलती है और तुमसे भी कितनी प्यार से बात करती है। हर्षवर्धन को वंशिका की बात सुनकर हंसी आ गई। हर्षवर्धन ने भी धीरे से कहा, अंडस्को, आपको पता है मिसेज राजावत, ये मुझे गोविंद ने गिफ्ट की है। मैं तो अपनी जिंदगी से हार मान चुका था, डिसाइड कर चुका था कि कभी शादी नहीं करूँगा, लेकिन गोविंद ने हीर को दे दिया और जब से हीर मेरी जिंदगी में आई है तब से मेरी जिंदगी खुशनुमा हो गई। मन करता है बस अपनी हीर को ही देखता रहूं। हूँ ना हूँ, मेरी हीर बहुत प्यारी है। वंशिका ने हाँ में गर्दन हिला दी और तभी तीनों जज ने हीर को पूरे मार्क्स दे दिए। इस बार हीर ने अपने दम पर मार्क्स कलेक्ट किए थे। हीर बिल्कुल भी नहीं डरी। इनफैक्ट इस बार वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैटवॉक कर रही थी। हीर को हर्षवर्धन के सामने थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता था, इसलिए उसने हर्षवर्धन की तरफ देखा ही नहीं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैटवॉक करती हुई चली गई। थोड़ी देर बाद नैना कपूर आई। नैना कपूर भी कैटवॉक कर रही थी। शिवाय वहीं बैठा हुआ नैना कपूर को देख रहा था। नैना कपूर जैसे ही 10-12 कम चली, उसकी हील टूट गई और वो धड़ाम से स्टेज पर गिर पड़ी। नैना कपूर बहुत तेज गिरी थी। नैना कपूर के गिरने से शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवाय ने मन ही मन कहा, अंडस्को, नैना कपूर जी उफ, मेरी सिंड्रेला चाची के लिए गड्ढा खोदने से पहले सोच लेना चाहिए था कि कहीं उस गड्ढे में तुम खुद ही ना गिर जाओ। तुमने मेरी चाची को गिराया और मैंने तुम्हें गिरा दिया। नैना कपूर को गिरने से काफ़ी चोट आई थी। नैना कपूर उठने लगी, लेकिन उसने अपना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं छोड़ा। वो फिर से 2 कदम चली और इस बार उसकी दूसरी हील भी टूट गई और वो फिर से स्टेज पर गिर पड़ी। वहाँ खड़े सारे लोगों के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। नैना कपूर को सच में बहुत चोट लग चुकी थी। उसके हाथ से हल्का सा खून भी बह रहा था। उसकी ड्रेस जो कि एक साइड से कटी हुई थी, वो थोड़ी और फट गई। नैना कपूर खड़ी हुई और नंगे पैर ही वापस चली गई। नैना कपूर अपने कमरे में आई और कमरे में आते ही उसने तोड़फोड़ मचा दी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिसे बहुत अच्छे से कैटवॉक करना आता है, वो स्टेज पर 2 बार कैसे गिर सकती है। नैना कपूर के मैनेजर ने नैना कपूर को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नैना कपूर नहीं रुकी। उसने अपना कमरा पूरी तरह तोड़ दिया था। हर जगह शीशा फैला हुआ था। जितने भी शो पीस थे, उसे वो तोड़ चुकी थी। उसने अपनी ड्रेस को भी गुस्से में आग लगा दिया था। नैना कपूर तब तक तोड़फोड़ करती रही जब तक वो पूरे तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो गई। तोड़फोड़ करने के बाद नैना कपूर सोफे पर बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी कैटवॉक को याद करने लगी और तभी उसे याद आया कि शायद उसकी हील में ही गड़बड़ थी। नैना कपूर ने आंखें खोली और अपने मैनेजर को देखकर कहने लगी, अंडस्को, मेरी हील तुम लेकर आए थे। मैनेजर ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, नहीं, हील तो आपने अपने डिजाइनर से खुद मंगवाई थी। फिर उसे समझते देर नहीं लगी कि शिवाय ने उसकी हील में ही गड़बड़ करवाई है। फिर उसने टूटे हुए कांच में देखते हुए कहा, अंडस्को,
शिवाय तुम्हारे ऐसे छोटी हरकत करने से नैना कपूर पीछे नहीं हटेगी। नैना कपूर ये कंपटीशन जीतेगी, उसे कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। तभी गेट पर से शिवाय की आवाज आई, अंडरस्को, गजब का कॉन्फिडेंस है ना तुम में। मारना पड़ेगा, पैर में चोट लगी है, हाथ में चोट लगी है, इनफैक्ट देखो सिर में भी चोट लग गई, लेकिन गुस्सा वही का वही, अकड़ वही की वही। क्या बात है, तुम्हारे जैसी मॉडल तो हमें चाहिए, जिससे हम अपनी मूवी के लिए सिलेक्ट कर ले। शिवाय को देखकर नैना कपूर की आंखों में गुस्सा उतर आया। नैना कपूर दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्को, शिवाय रघुवंशी, ये कंपटीशन में ही जीतूंगी। अगर तुम लोगों ने मेरे साथ बेईमानी नहीं की तो इस कंपटीशन को तो मेरे अलावा कोई और जीत ही नहीं सकता। शिवाय ने ताली बजाकर कहा, अंडरस्को, हम बिल्कुल फेयर गेम खेलेंगे, हम तुम्हारी तरह नहीं है, हम इस कॉन्टेस्ट को लेकर काफ़ी सीरियस है। हमें सच में ऐसी मॉडल चाहिए जो हमारी मूवीज़ को हिट कर दे। रही बात चीटिंग करने की, चीटिंग करना रघुवंशी फैमिली की फितरत नहीं है, चीटिंग करना तो तुम जैसी झूठी मक्कार औरतों का काम है। नैना चिल्लाई, अंडरस्को, मैंने क्या चीटिंग की? मैंने क्या किया? तुम बेवजह मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। शिवाय बोला, अंडरस्को, क्या बात है, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत कमजोर है, अभी कल की ही बात तुम भूल गई। शिवाय ने फिर नैना के मैनेजर को देखकर कहा, अंडरस्को, अरे अपनी मैडम को बादाम खिलाया करो, कल ही तो तुम्हारी मैडम ने हिना बाजवा की हील तोड़ी थी और आज भूल भी गई। बड़े लोग हैं, छोटे मोटे कांड करके भूल जाते हैं। नैना फिर से गुस्से में बोली, अंडरस्को, शिवाय अपनी हद में रहो। शिवाय ने अपनी उंगली दिखाकर नैना की आंखों में आंखें डालकर बहुत शांति से कहा, अंडरस्को, मैं अपनी हद में ही हूँ। नैना कपूर, अगर जीतना है तो फेयर गेम खेलो, क्योंकि अगर मैं चैटिंग पर आ गया तो पहले राउंड में ही बाहर कर दूंगा। तुम दूसरे राउंड में खड़ी हो, इसका साफ मतलब है कि हम लोग फेयर गेम खेल रहे हैं। CH-315, बाकी हम भाई तो तुम्हें बिल्ली ही कहते हैं। नैना गुस्से में शिवाय को देख रही थी और शिवाय भी सुलगती हुई आंखों से नैना को ही देख रहा था। शिवाय ने पॉइंट करके कहा, अंडरस्को, नैना कपूर, अगर गेम में रहना है तो तरीके से रहो। एक और बार तुमने अपनी हद पार की तो उसका अंजाम झेलने के लिए तैयार रहना। तुमने एक बार किसी की सैंडल तोड़ी और मैंने 2 बार तुम्हारी सैंडल तोड़ दी, तो याद रखना, अगर तुमने एक और गलती की तो ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें इस कॉन्टेस्ट से उठाकर बाहर फेंक दूं। और अगर तुम्हें मैंने इस कॉन्टेस्ट से बाहर फेंक दिया तो तुम भी जानती हो तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी। अगर अपनी इज्जत बचाना चाहती हो तो ढंग से इस गेम को जीतने की कोशिश करो, ना कि चालाकियां करके। नैना ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, अंडरस्को, मैं कोई चालाकियां नहीं करती, चालाकियां करना तो बिल्लियों का काम है और नैना कपूर तो शेरनी है। नैना कपूर के मुंह से शेरनी सुनकर शिवाय को हंसी आ गई। शिवाय ने हंसते हुए कहा, अंडरस्को, तुम खुद को ही शेरनी बोलती हो, बाकी हम भाई तो तुम्हें बिल्ली ही कहते हैं। खैर छोड़ो, तुम्हें वॉर्न करने आया था और मैंने वॉर्न कर दिया। औकात में रहना, औकात से बाहर आई तो तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। शिवाय रघुवंशी नाम है मेरा, बिल्ली हो या शेरनी, दोनों में से किसी को भी मारने में सोचता नहीं हूँ। इतना कहकर शिवाय वहां से चला गया। वहीं नैना कपूर ने फिर से गुस्से में उस कमरे में तोड़फोड़ मचा दी। नैना कपूर काफी घायल हो गई थी, लेकिन अकड़ वहीं के वहीं थी। बाहर शिवाय तोड़फोड़ की आवाज सुन रहा था। शिवाय खुद में ही बड़बड़ाया, अंडरस्को, बड़े बूढ़े सही कहते हैं, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। दूसरी तरफ पेंथर किसी काम से अपने केबिन से निकलकर हर्षवर्धन के केबिन की ओर जा रहा था और तभी उसने कॉरिडोर में किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनी। पेंथर को समझते देर नहीं लगी कि ये आवाज डैनी की है। पेंथर उस डायरेक्शन में चला गया जहां से हंसने की आवाज आ रही थी। पेंथर ने जाकर देखा तो डैनी एक कैफे में बैठा हुआ था और उसके साथ कोई लड़की भी थी। पेंथर का दिल जोरों से धड़कने लगा। पेंथर को लग रहा था कि वो लड़की पूर्वी होगी और इसीलिए पेंथर धीरे कदमों से उनकी टेबल की तरफ आने लगा। पेंथर टेबल के एकदम नजदीक आ गया। उसने उस लड़की को देखा जो डैनी के साथ बैठी थी।
तो उसकी जान में जान आई। वो लड़की ऑफिस की कोई स्टाफ थी जो डैनी के साथ बैठी हुई गप्पे मार रही थी। वहीं डैनी ने पैंथर को देखा तो उसे और ज्यादा हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। डैनी इतनी जोर हंस रहा था कि पूरा कैफे डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन डैनी को कोई परवाह नहीं थी। वो तो पैंथर को जलाने के लिए और ज्यादा हंस रहा था। आखिरकार पैंथर ने गुस्से में डैनी से कहा, अंडस्को, क्या प्रॉब्लम है? ऐसे राक्षसों की तरह क्यों हंस रहे हो? डैनी ने हंसते हुए कहा, अंडस्को, तुझे घबराहट हो रही थी ना? तुझे डर लग रहा था ना कि कहीं मेरे साथ पूर्वी तो नहीं बैठी? पैंथर ने अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहा, अंडस्को, मैं क्यों डरूंगा? मुझे कुछ और काम नहीं है क्या? मैं तो बस देख रहा था तुम किसके साथ बैठे हो। ये सुनते ही डैनी और ज्यादा हंसने लगा। डैनी हंसते हंसते लगभग चेयर से गिर ही रहा था, लेकिन उसका हंसना बंद नहीं हुआ। डैनी ने फिर से जैसे तैसे खुद को संभाला और उठकर पैंथर के कंधे पर हाथ मार कर कहा, अंडस्को, कितना झूठ बोलता है ना तू? तुझे लगता है कि मैं तेरे झूठ पर यकीन कर लूंगा? मैं जानता हूँ तू चेक करने आया था कि कहीं मैं पूर्वी के साथ तो नहीं। वैसे चल, तेरी शक को मैं यकीन में बदल देता हूँ। मैं आज रात पूर्वी के साथ डेट पर जा रहा हूँ। तूने तो पूर्वी को खो दिया, लेकिन मैं पूर्वी को नहीं खोऊंगा। पहले उसे प्रपोज करूंगा, उसके बाद उससे शादी के लिए पूछूंगा और फिर झट मंगनी पट बेहया। और मैंने चाचू से भी बात कर ली। चाचू ने भी यही कहा है कि अगर पैंथर पूर्वी से शादी नहीं करना चाहता तो तुम कर सकते हो। पैंथर तो खा जाने वाली नजरों से डैनी को देख रहा था। अचानक ही पैंथर ने दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। डैनी ने कहा, अंडस्को, अरे मुझे क्यों शर्म आएगी? मैं क्यों शर्माऊं? शर्माने का काम तो पूर्वी का है। जब मैं उसे प्रपोज करूंगा तो वो शर्माएगी ना, मैं क्यों शर्माऊंगा? कहकर डैनी और जोर जोर से हंसने लगा। डैनी की हंसी आज पैंथर को अंदर ही अंदर जला रही थी, लेकिन पैंथर कुछ कर नहीं सकता था। पैंथर गुस्से में वहां से जाने लगा तो डैनी ने चिल्लाकर पैंथर से कहा, अंडस्को, याद रखना, आज रात राजभोज रेस्टोरेंट में पूर्वी को प्रपोज करूंगा और फिर उसे शादी करके अपने घर ले जाऊंगा। यार, तू मेरी शादी में डांस तो करेगा ना? कौन सा गाना है वो जिस पर तू डांस करेगा? साजन जी घर आए दुल्हन क्यों शर्माए? इतना कहकर डैनी डांस करने लगा। डैनी को इस वक्त बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि कैफे में बैठे हुए कितने ही लोग उसे देख रहे थे। वो तो खुलकर पैंथर को जलाने का काम कर रहा था और पैंथर लगभग जलकर राख भी हो गया था। पैंथर ने घूरकर डैनी को देखा और बोला, अंडस्को, भाड़ में जा, जो करना है कर ले, मुझे क्या सुना रहा है? डैनी ने भी चिल्लाकर कहा, अंडस्को, तुझे सुनाने में जो मजा है वो तो पूर्वी को प्रपोज करने में भी नहीं। पैंथर का मन तो कर रहा था कि अभी जाकर डैनी के मुंह पर एक पंच मार दे, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो रुक गया और तेज कदमों से वहां से चला गया। पैंथर इतना गुस्से में था कि अब वो हर्षवर्धन के केबिन में नहीं गया और सीधा अपने केबिन में आ गया। पैंथर ने अपने हाथ में पकड़े हुए फाइल को जोर से टेबल पर मारा और केबिन में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। पैंथर खुद में ही बड़बड़ा रहा था, अंडस्को, कहती थी तुम्हारे बिना किसी और से प्यार नहीं करूंगी, कहती थी तुम्हारा इंतजार करूंगी। 1 साल भी नहीं हुआ और डैनी को भाव भी देने लगी, और वो डैनी का बच्चा सब कुछ जानते हुए कि मेरे और पूर्वी के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, सिचुएशन का फायदा उठा रहा है। पैंथर जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका गुस्सा आज 7वें आसमान पर था। उसे बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था कि डैनी और पूर्वी के बीच में कुछ चल रहा है। हालांकि वो कहीं ना कहीं जानता था कि शायद ये सब नाटक हो सकता है, फिर भी उसके दिल को कौन समझाता। उसका दिमाग तो ये बात जानता था, लेकिन दिल तो किसी की नहीं सुनता, ना दिमाग की ना किसी और की। दूसरी तरफ सांझ ने भी आज डिसाइड कर लिया कि वो शौर्य को सब कुछ सच सच बता देगी। सांझ ने खुद को मिरर में देखा, अपने बालों को ठीक किया और फिर हल्की सी होठों पर पिंक कलर की लिप बाम लगाए। सांझ ने अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप किया। सांझ ने इस वक्त पिस्ता ग्रीन कलर का लेगी कुर्ता पहना हुआ था, जिसमें वो सुंदर लग रही थी।
सांझ ने एक गहरी सांस ली और मिरर में देखकर खुद से कहा, अंडरस्को, शौर्य मैं ही तुम्हारी चाशनी हूँ। सांझ फिर खुद से ही बोली, अंडरस्को, नहीं नहीं ऐसे थोड़ी कुछ और सोचती हूँ। इतना कहकर सांझ ने फिर से मिरर में देखकर कहा, अंडरस्को, शौर्य तुम जानते हो तुम जिसका इंतजार कर रहे हो वो कौन है? वो मैं हूँ तुम्हारी चाशनी, मैंने ही तुम्हें वो लेटर भेजा था, मैंने ही तुम्हें गिफ्ट्स भेजे थे, मैंने ही तुम्हें वो पेन भेजा था जिसे तुम अपनी जेब में लेकर घूमते हो। सांझ पिछले आधे घंटे से मिनट में देखकर प्रैक्टिस कर रही थी, फिर कुछ सोचकर वो शौर्य के केबिन की तरह बढ़ गई। सांझ जब केबिन में आई तो शौर्य मॉडल के कॉस्ट्यूम देख रहा था। हालांकि वो एक फेक कॉन्टेस्ट था फिर भी सबको रियल लगे, इसीलिए सब अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे। शौर्य कॉस्ट्यूम को देख रहा था और उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि शिवाय ने उसे कहाँ फंसा दिया, लेकिन फिर भी शिवाय की बात तो कोई टाल ही नहीं सकता था और इसीलिए शौर्य उन कॉस्ट्यूम को देख देख कर डिसाइड कर रहा था। सांझ ने शौर्य को देखकर कहा, अंडरस्को, शौर्य मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। शौर्य ने सांझ से कहा, अंडरस्को, अरे सांझ मुझे भी तुमसे एक बात करनी थी, आओ बैठो। सांझ एक चेयर पर बैठ गई। शौर्य ने कॉस्ट्यूम देखकर वहां खड़े दो आदमियों से कहा, अंडरस्को, हाँ ठीक है ये सारी ड्रेस ले जाओ, ये सारी ठीक है। इतना कहकर शौर्य जाकर सांझ के पास बैठ गया। वो दो आदमी जो वहां खड़े थे वो उन ड्रेस को लेकर चले गए। सांझ ने मुस्कुराकर शौर्य को देखकर कहा, अंडरस्को, हाँ तो बताओ तुम क्या कहने वाले थे? शौर्य बोला, अंडरस्को, मैंने तुमसे कहा था ना जब मेरी चाशनी मेरे पास आएगी तो मैं उसे पहचान लूंगा। ये सुनते ही सांझ के गाल लाल होने लगे, उसे लगा शायद शिवाय ने उसे सच बता दिया। सांझ तो शर्म के मारे अब शौर्य की तरफ भी नहीं देख रही थी, उसे लग रहा था कि आज उसका इंतजार खत्म हो गया। लेकिन तभी शौर्य ने कहा, अंडरस्को, चलो तुम्हें उस लड़की से मिलवाता हूँ। इतना कहकर शौर्य ने सांझ की कलाई पकड़ी और उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा। अब जाकर सांझ को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। सांझ कुछ समझ पाती उससे पहले ही शौर्य सांझ को एक केबिन में ले आया, जहां एक लड़की वन पीस पहने खड़ी हुई थी। वो लड़की दिखने में काफी सुंदर थी। शौर्य ने सांझ का उस लड़की से इंट्रोडक्शन कराते हुए कहा, अंडरस्को, सांझ इनसे मिलो, ये है स्वीटी और यही मेरी चाशनी है। ये सुनते ही सांझ की तो आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गई, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। सांझ ने अपने आप को होश में लाने के लिए अपने मुंह पर 2-4 थप्पड़ मारे और ये नज़ारा देखकर शौर्य को हंसी आ गई। शौर्य ने सांझ का हाथ पकड़कर कहा, अंडरस्को, पागल तो नहीं हो गई हो? कैसे रिएक्ट कर रही हो? वैसे मुझे लग ही रहा था कि तुम पागल हो जाओगी। सांझ शौर्य के दोनों हाथ पकड़कर उसे एक तरफ लाई और फिर उसे देखकर दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्को, पागल मैं नहीं तुम हो गए। तुम्हें कैसे पता कि यही तुम्हारी चाशनी है? झूठ भी तो बोल सकती है। शौर्य ने अपने दिल पर हाथ रखा और स्वीटी को देखकर कहा, अंडरस्को, नहीं सांझ, सच में यही मेरी चाशनी है और उसका नाम भी देखो, स्वीटी चाशनी, चाशनी स्वीटी। सांझ का तो मन कर रहा था कि अभी चेयर उठाकर शौर्य के सिर में मार दे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शौर्य जैसा लड़का भी इतना बेवकूफ निकल सकता है। सांझ ने अपनी हथेली अपने माथे पर मारी और चटाक सी आवाज आई। सांझ फिर से शौर्य को देखकर गुस्से में बोली, अंडरस्को, तुम ना एक नंबर के गधे, बेवकूफ, इडियट, बंदर, हाथी, जिराफ, न जाने क्या क्या हो। कोई भी लड़की आकर कहेगी कि वो तुम्हारी चाशनी है और तुम मान लोगे? मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि यही तुम्हारी चाशनी है। शौर्य ने सांझ की दोनों बाजू पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, होश में आओ। सांझ होश में, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत सदमा लगा है, लेकिन ये सच है, ये मेरी चाशनी है, स्वीटी। इतना कहकर शौर्य ने स्वीटी की तरफ देखा और स्वीटी थोड़ा सा शर्मा गई और शौर्य उससे ज्यादा शर्म आ गया और ये सब देखकर सांझ ने अपने बाल पकड़ लिए। शौर्य ने सांझ का हाथ पकड़कर कहा, अंडरस्को, पागल तो नहीं हो गई? अपने बाल क्यों नोच रही हो? सांझ बोली, अंडरस्को, क्योंकि तुम्हारे नोच नहीं सकती,
लेकिन याद रखना शौर्य राजपूत, जिस दिन तुम्हारे बाल मेरे हाथ में आ गए ना, उस दिन छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें टकला बना दूंगी, तुम्हारी वो हालत कर दूंगी कि तुम्हें अपनी हेयर थेरेपी करानी पड़ेगी। शौर्य बोला, अंडस्को, देखो सांझ, तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तुम ही नहीं मानी, और अब जब मैंने तुम्हें अपनी स्वीटी उफ मेरी चाशनी से मिलवा दिया तो तुम पागलों वाली हरकतें कर रही हो। देखो, इस बात को मान लो कि ये मेरी स्वीटी है और मैं इसका नमक, और अब जाओ, मुझे मेरी स्वीटी के साथ रोमांस करना है। सांझ ने अगले ही पल शौर्य के कॉलर पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, अंडस्को, मिस्टर शौर्य राजपूत, जब तक मुझे यकीन नहीं आता कि यही तुम्हारी चाशनी है, तब तक तुम इसके साथ रोमांस नहीं करोगे, और अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हारा मुंह तोड़ने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।